नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं खास बातचीत। इस खास बातचीत में आज हमारे साथ शिरकत करने जा रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर फाइनेंस अर्जुन राम मेघवाल साहब। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2016 और 2017 की शुरुआत में जो भी फाइनेंशियल हलचल हमने भारतीय बाजारों के अंदर देखी, उसका सीधा सीधा असर आम जन की जेब पर क्या दिखने वाला है। आज हम बातचीत करेंगे कि आज से लेकर के और 2017 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते यानी कि 2017-18 तक देश में और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कितने खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मेघवाल साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। धन्यवाद मनचंदा जी। मेघवाल साहब, चूंकि मेरा पहला सवाल, फाइनेंस मिनिस्ट्री को आप लीड कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ आप एसोसिएटेड हैं, मेरा पहला सवाल साल 2016, क्योंकि साल 2016 जो था काफी सबको हिला दिया एक बार, उसने पूरे फाइनेंस सेक्टर को एक बार हिला दिया उसने। उसके बाद साल 2017 अभी ये चलना शुरू हुआ है। काफी अहम फैसले यहां पर देखने को मिले। अर्थव्यवस्था के अंदर जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, ऐसे ऐसे फैसले सामने निकल करके आए। बजट की तारीख बदल दी गई, फिर इसके साथ साथ बजट की तारीख बदलने के साथ साथ रेल बजट और फाइनेंस बजट दोनों को इकट्ठा कर दिया, एक कर दिया। अब आगे और क्या क्या बदलाव हम इस वित्तीय यूं कहें कि हलचल के बीच में देख सकते हैं। देखिए, आपने ठीक कहा। 2016 8 नवंबर को जब डीमोनेटाइजेशन किया था तो निश्चित रूप में अर्थ जगत में बहुत बड़ी हलचल हुई जी, और सबकी नजरें थी कि ये मूव जो देश को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, देश में अर्थव्यवस्था की जो पटरी है जी, उसमें ब्लैक मनी को कम करने के लिए किया गया है। आतंकवाद को जो फंडिंग दी जा रही थी उसको रोकने के लिए किया गया है। जी, कितनी सफलता मिली जी, आज जब हम देखते हैं तो डीमोनेटाइजेशन का मूव अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। जी, उसके बाद तो तेजी से डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर देश बढ़ा, जी, ये अपने आप में 2017 की बड़ी घटना है। जी, ऐसा नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन से पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन लोग करते नहीं थे, जी, करते थे, जी, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो हर सेक्टर में 5%, 10%, 15% इसके आसपास थी। जी, अब वो 50%, 60%, 70% वहाँ पहुँच गया। जी, कोई सेक्टर, जी, पेट्रोलियम सेक्टर में तो वो 70 या 77% को क्रॉस कर गया। तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये बढ़ने से टैक्स नेट बढ़ेगा। ये बड़ी घटना 2017 की, जी, टैक्स नेट बढ़ना। और जो हमने अब तक जो टैक्स को कंप्लायंस करने वाली सोसाइटी बनानी चाहिए, जी, उसकी बजाय टैक्स को हम कैसे चुराएं, जी, इसकी ओर बढ़ गए थे। जी, 2017 में एकदम से यू टर्न हुआ, जी, टैक्स चुकाने वाली सोसाइटी बन रही है जी। अब भारत में। ये बड़ा चेंज है 2017। कितना कितना प्रतिशत का आप चेंज देखते हैं? जो टैक्स चुकाने वाली कम्युनिटी है उसमें कितना तेज इजाफा देखते हैं? यू टर्न देख रहा हूँ। जी, लोगों को लग रहा है कि टैक्स चुकाना चाहिए। जी, और अब तक हमने जो नीतियां बनाई या कंट्री को हेड किया या कंट्री को चलाया, जी, तो उस सिस्टम में टैक्स चुराने वाले लोगों का मन बड़ा था जी, और अब टैक्स चुकाने वाले लोग ज्यादा हो गए। जी, तो एक तरफ से बड़ा चेंज है। जी। और टैक्स कंप्लायंस की सोसाइटी होनी चाहिए, तभी टैक्स नेस बढ़ेगा। और डिजिटल ट्रांजैक्शन इसका का बड़ा इसका फायदा। इसका इसका फायदा क्या टैक्स पेयर को भी मिलेगा? यस, इसका फायदा टैक्स पेयर को तो है ही ना, जी, क्योंकि उसको हम सरलीकरण कर रहे हैं। लेकिन इस देश के उन लोगों के पास आधारभूत ढांचा पहुंचेगा जी, जिसके पास अब तक आधारभूत ढांचे की सुविधाएं नहीं पहुंची थी। जी, ये बड़ा चेंज 2017 का। जी, आपने ठीक कहा, यूनियन बजट के साथ रेल बजट मर्ज हुआ। जी, यूनियन बजट की तारीख 28 फरवरी से 1 फरवरी थी। जी, फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल बिजनेस हम 31 मार्च तक पूरा कर पाए, जी, जिसकी तारीफ लोकसभा में सुमित्रा महाजन जो हमारी स्पीकर है उन्होंने की। जी,
राष्ट्रपति जी ने एक पब्लिक फंक्शन में फाइनेंस बिल को 31 मार्च से पहले पास करना जी और 1 अप्रैल से लागू करने की व्यवस्था करने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। जी ये बड़े चेंज हैं और आने वाले समय में 1 जुलाई से जो जीएसटी लागू होगा, ये भी अपने आप में आर्थिक सुधारों का एक सबसे बड़ा एक प्रकल्प इस देश में होने वाला है। मुझे लगता है जी कि 2017 का जो वर्ष है वो आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाएगा। जीएसटी की आपने बात की, जीएसटी 1 जुलाई से आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, सरलीकरण हो जाएगा टैक्स का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कारोबारी यहाँ पर एक छोटी सी आपत्ति जरूर जता रहे हैं कि जो गोडाउन के ट्रांजैक्शंस के बीच के अंदर 50,000 रुपए की जो लिमिट लगाई गई है, वो लिमिट बेहद कम है। उसको लेकर के, चूंकि आप भी राजस्थान से आ रहे हैं, राजस्थान के पर्टिकुलर जो कारोबारी हैं उनका बहुत बड़ा जो रोष है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और शायद वो आपसे मिले भी हैं। तो उसको लेकर के क्या लगता है कि ये 50,000 रुपए की जो लिमिट है इसको बढ़ाया जाएगा, कैसी कोई संभावना है? ये सब विषय जीएसटी काउंसिल के हैं जी थे, मैंने भी जिक्र किया था। जी जीएसटी काउंसिल जहाँ तकलीफ आ रही है जी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। उनके 3 विषय थे। जी उन्होंने कहा थ्रेशोल्ड लिमिट जी कम है, जी 20 लाख टर्नओवर वाले, लेकिन राज्य चूंकि मान नहीं रहे थे इसलिए हमने इसको 20 लाख रखा। जी फिर उन्होंने कहा साहब कंपोजिशन में भी 50 लाख कम है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ 50 लाख का टर्नओवर करने वाले डीलर जी छोटे ही होते हैं, जी वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। 20 लाख वाले जीएसटी से बाहर हैं, बाहर हैं, जी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना भी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, जी वो थ्रेशोल्ड लिमिट में है। जी 50 लाख वाले टर्नओवर करने वाले डीलर को ट्रेड करने वालों को 1%, मैन्युफैक्चरिंग वालों को 2% जी और जो रेस्टोरेंट चलाने वालों को 5%। जी तो अपना आप में एक छूट हो गई। जी। फिर 50 लाख से ऊपर के लोग हैं उसमें भी 1.5 करोड़ जी तक के जो डीलर हैं वो 90% स्टेट के पास है, 10% सेंटर के पास है, 1.5 करोड़ से ऊपर वाले 50-50 है। तो इतना बढ़िया सिस्टम हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टेट से हम वेल वर्स हैं सेल टैक्स से, तो 90% तो आप स्टेट के पास ही रह गए। जी तो ये जो सिस्टम बन रहा है और इसमें जो हमने स्लैब दी है जी ये भी अपना आप में भारत की परिस्थितियों के अनुरूप है। भारत में जिस तरह का ट्रेडिंग हो रहा है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला फिटमेंट फैक्टर में लगाया है कि जितना इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे एक्साइज, चाहे इंटरटेनमेंट टैक्स, चाहे एंट्री, चाहे ऑक्ट्राई, चाहे सर्विस टैक्स, जितना अब लग रहा है किसी विषय वस्तु पे, उसके आसपास ही जीएसटी का स्लैब होगा। सपोज करो किसी आइटम पे आज 11% जी या 10%, जी। 12% जी स्लैब में जाएगा। जी किसी में आज 4% है वो 5 पे जाएगा, जी किसी में 7% है वो 5 पे जाएगा। जी तो हम इनडायरेक्ट टैक्स आज जितना लग रहा है उसके आसपास ये दरें तय होगी और ये जी। जीएसटी काउंसिल तय करने वाली है निकट भविष्य में। जी जो दर आप बता रहे हो हर विषय जीएसटी काउंसिल में तय होगा। जी जीएसटी काउंसिल में हर राज्य का वित्त मंत्री मेंबर है जी और वित्त मंत्री जब मिल करके तय करेंगे और हमारे जो देश के वित्त मंत्री हैं जो उसकी अध्यक्षता करते हैं, जी सुझाव जब उपयुक्त होता है तो जीएसटी काउंसिल उसको मानती है। जी। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ट्रेड करने वाले किसी भी तरह की शंका नहीं रखें। जी जो आपके वाजिब विषय हैं जिनको हल करना है, जीएसटी काउंसिल निश्चित रूप से इन व्यापारियों के पक्ष में, ट्रेड करने वालों के पक्ष में, मैन्युफैक्चरिंग करने वालों के पक्ष में देश हित में निर्णय लेगी। देश हित में तो ये निर्णय लेगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता है जीएसटी को लेकर के। एग्रीकल्चर, अगर मैं प्रोड्यूस आइटम्स की बात करूं, किसान, अच्छा एक सीधा सवाल, क्या किसानों को भविष्य, निकट भविष्य के अंदर क्या टैक्स के दायरे में लाने की कोई बातचीत है? कोई किसानों को टैक्स में दायरे में लाने की कोई बात नहीं। हमारे वित्त मंत्री जी ने लोकसभा राज्यसभा में कैटेगरिकली स्पष्ट रूप से बोला। जी देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, जो किसान अपनी मेहनत से जो चीज उगाता है, जी बोता है, फसल काटता है या लेबर के माध्यम से लेबर लगा करके कोई चीज, किसान का आइटम कोई भी, आपका गेहूं है, चावल है, उगाता है, जी और या कोई फल है
जी फ्रूट्स जी जिसको उगाता है, ये जीएसटी से मुक्त रहेगा। जी ये स्पष्ट है, जी। कोई दुविधा है ही नहीं, कोई भ्रम है ही नहीं। एग्रीकल्चर के ऊपर में हाँ, जी अगर प्रोसेस होगा, जी आपने गेहूं उगाया वो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन आपने उस पे आटा बना लिया, जी पैक करके बेचा, तो प्रोसेस है। जी। प्रोसेस में तो लगेगा, वो किस फिटमेंट फॉर्मूला में फिक्स होगा वो हो जाएगा उस हिसाब। यानी कि अगर आज जितना इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है उस प्रोसेसिंग पे उतना ही लगेगा। उतना ही लगेगा जी। ये बात तो आपने क्लियर की। एक कमोडिटी ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर मैक्सिमम लोगों की और फार्मर्स की अगर कमोडिटी के अंदर पार्टिसिपेशन की जाए तो उससे कमोडिटी का जो मार्केट है वो और ज्यादा बेहतरी के साथ निकल करके सामने किसान आए? लगातार कमोडिटी मार्केट के प्रति आकर्षित हो रहे हैं जी ये एनसीडीएक्स, ये सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के लिए हैं जी, लगातार जी। लेकिन महंगाई नहीं बढ़े, जी आपका जो इसमें अननेसेसरी का सट्टा नहीं हो, जी ये रेगुलेटर निश्चित रूप से ध्यान रखेगा। जी लेकिन किसान कमोडिटी मार्केट की ओर आकर्षित हो, इसके लिए सरकार अपनी नीतियां भी बना रही जी। है और किसानों को इस ओर आकर्षित भी कर रही है। और इंटरनेशनल अगर मैं मार्केट्स की बात करूं, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, विदेश से पैसा हिंदुस्तान के अंदर आए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन वहां पर लगे, उसके लिए क्या ठोस कदम सरकार की तरफ से? आपने देखा होगा ना, एफडीआई का कितना हमने सरलीकरण किया है जी कितना जो एक फॉरेन एक्सचेंज जो डेवलपमेंट का जो बोर्ड था उसको हमने सारे रेगुलेटर हम समाप्त कर रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाले जो अड़चने हैं, जटिलताएं, सबको हम दूर कर रहे हैं। जी और जितना इस कालखंड में मोदी जी के नेतृत्व में एफडीआई आकर्षित हुआ है जी। या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जी। उतना किसी कालखंड में नहीं बढ़ा। और इंडिया आईएनएक्स से आप क्या उम्मीदें लेते हैं? देखिए, इंडिया आईएनएक्स ये भी 2017 का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस देश में। जी हमारे प्रधानमंत्री जी सिंगापुर, दुबई, हांगकांग जी में जब देखते थे जी तो इंडियन ही अधिकतर इस ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। जी तो उनको लगा कि इंडियन जिनका इतना टैलेंट है वो जाकर के वहाँ कैपिटल मार्केट को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, जी तो हमारे देश में क्यों नहीं करें। बिल्कुल। इसलिए एक गिफ्ट सिटी की कल्पना गांधीनगर में की गई है। आईएफएससी, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है कैपिटल मार्केट के लिए। और जो ब्रोकर कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सब के जी। लिए मैं उनको गिफ्ट सिटी में आने के लिए, आईएफसी में आने के लिए दावत देता हूं। मेघवाल साहब, आपने ये कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। तो मेघवाल साहब ने तमाम वित्तीय मामलों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर बात की, खासतौर के ऊपर जीएसटी के ऊपर बातचीत की और साथ में कमोडिटीज के अंदर सीटीटी को लेकर के बातचीत की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट टाइम्स टीवी मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। अगर आप एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर से मार्केट टाइम्स टीवी की ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मार्केट टाइम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।